नेक्स्ट सेशन 14 फाइनेंस कमीशन और उसका रिपोर्ट। फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है, जो पूरा थियरी एंगल वो आप सेल्फ स्टडी में देख लीजिएगा, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 41। हम जो आज बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, उसका वॉल्यूम 1 और उसका चैप्टर 10, उसमें ये फाइनेंस कमीशन के बारे में उसने जो बातें करी वो देखेंगे। एडिशनली 14 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट का वॉल्यूम 1 वो सारी बातें, वॉल्यूम 2 भी है बट इट इज मोस्टली स्टैटिस्टिकल देख रहा, और पहले इतना टेक्स्ट था वगैरह, नॉट इम्पोर्टेंट। वॉल्यूम 1 वो महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। फाइनेंस कमीशन बनाते कैसे हैं? आर्टिकल 280 के अंतर्गत 14 फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। उसके चेयरमैन थे वाई बी रेड्डी, जो कि आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर थे। मेंबर्स की बात करें, पार्ट टाइम मेंबर था एक प्रोफेसर अभिजीत सेन, जो कि एक्स प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। अभिजीत सेन को इस पूरे रिपोर्ट में मजा नहीं आया, तो वो क्यों नहीं आया हम आगे बात करेंगे। अभी तो केवल कास्ट का, फिल्म की कास्ट का ये इंट्रोडक्शन हो रहा है। और जो मेंबर्स थे सुषमा नाथ, एम गोविंदा राव, सुदीप्तो मुंडे, ये सारे मेंबर, और वो कहाँ पे पहले काम करते थे। वैसे यूपीएससी में तो ये नहीं पूछते, बट इन द लोअर एग्जाम्स वो आपको पर्सन इन न्यूज टाइप में आप तैयार करके रखिएगा। फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी थे अर्जुन नारायण झा। ये बनाया गया 2013 में। इसने रिपोर्ट सबमिट किया 2014 के दिसंबर महीने में। और ये रिपोर्ट लागू कब होगा? 5 साल के लिए लागू होता है, तो ये लागू होगा 2015 से लेके 2020 तक। एब्सोल्यूट फॉर्म में बोले तो 1 अप्रैल 2015 से लेके 2020 खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को, समझे आप? तब तक ये 5 साल के लिए जो भी काम करना है इस रिपोर्ट के अंतर्गत करना है। फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाया, तो फाइनेंस कमीशन के फंक्शन 4 हैं। पहला कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना टैक्स में पैसा देना चाहिए, टैक्स डेवोल्यूशन, वो तय कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन। सेकंड, जो राज्य के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको पैसा मिलता है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, और वहां से कितना पैसा देना चाहिए इट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन। लेकिन फिर भी ये पंचायती राज संस्थाओं को और मदद मिले, उसके लिए हम राज्यों के फंड को कैसे और मजबूत बनाए, ये पूरा रिपोर्ट भी कौन देगा? फाइनेंस कमीशन, केंद्र वाला। थर्ड, ये टैक्स और पीआरआई के अलावा भी ग्रांटिंग एड के नाम पे कुछ पैसा दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के लिए, तो वो कितना देना चाहिए, उसमें क्या प्रोविजन होने चाहिए, कौन तय करेगा? फाइनेंस कमीशन। एंड फोर्थ टास्क इज ऑल दी अदर मैटर्स रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट बोले कि ये भी आपने रेकमेंड करना है, तो वो आप करेंगे। टैक्स डेवोल्यूशन, हाँ, पंचायत, ग्रांटिंग एड, और चौथा है अदर फंक्शन। ये 3 तो सभी रट के आते हैं, ये चौथे पे एमसीक्यू बनाते हैं कि Which of the additional matters were referred to the 14 फाइनेंस कमीशन? ऐसा करके आपको 3-4 स्टेटमेंट दें, ओनली 1 और 2 करेक्ट उस हिसाब से। तो अदर कौन कौन सी बातें प्रेसिडेंट ने इनको रिफर करी? फर्स्ट, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग की, ये वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस पे कितना दाम लगाना चाहिए, कैसे दाम लगाना चाहिए। सेकंड, फिजिकल डेफिसिट रिव्यू ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट, डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, वो सारी बात आप हमें रेकमेंड करो। डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग के लिए पैसा कहां से लाए, वो राज्यों के बीच कैसे बांटे, कुछ आप हमको सुझाव। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो लागू होगा, उस पर आपकी क्या राय है। फिर ये आंध्र और तेलंगाना का जो सेपरेशन हुआ, तो एक वहां पे डैम चल रहा है, पोलावरम डैम, तो उसके हिसाब से किसको कितना कंपेंसेशन देना पड़ेगा, आप जरा बताओ। एडिशनली क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड, उसके रिलेटेड आपके क्या सुझाव है, हमें बोलिए। तो अदर मैटर्स में कौन से रिफर किए गए, ये सारे आप याद रखिएगा। अब हम एक एक करके सभी मैटर्स पे इस कमिटी ने क्या बोला देखना शुरू करते हैं। रिपोर्ट ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन, 4 बातें होती है, टैक्स डेवोल्यूशन, पंचायती, ग्रांट और अदर। टैक्स डेवोल्यूशन जो करना है, तो टैक्स डेवोल्यूशन मतलब केंद्र सरकार अपने टैक्सों से राज्यों को कुछ पैसा दे, तो ऊपर से नीचे कितना आएगा, इट विल बी कॉल्ड वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन। वो तो आपने भी रट लिया होगा 42%। बट दूसरा सवाल कि एक एक राज्य को आप कितना दोगे, जो पूरा ऊपर से पैसा है, तो गुजरात को कितना, राजस्थान को कितना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, उसकी कौन फॉर्मूला तय करेगा, ये भी आप करेंगे 14 फाइनेंस कमीशन। वर्टिकल से बात करेंगे, ऊपर से मतलब केंद्र से राज्यों को जो पैसा आता है कुल मिला के उसको बोलेंगे हम टोटल ट्रांसफर ऑफ मनी टू स्टेट्स। 2 जने ये रेकमेंड करते हैं, एक तो फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या रेकमेंड करेगा, टैक्स डेवोल्यूशन के नाम पे केंद्र सरकार की टैक्स की जो आवक है उसमें से कुछ पैसा दो, अंडर द आर्टिकल 280। एडिशनली ग्रांटिंग एड, ये डिजास्टर मैनेजमेंट या पंचायत को ऑगमेंट करने के लिए जो पैसा देंगे, दैट विल बी ग्रांटिंग एड
अंडर आर्टिकल 275। तो ये दोनों चीज कौन रेकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। इस तरफ प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो उसके बाद वो सारा मैटर देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये लोग कौन सा पैसा भिजवाते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके फंड। सेकंड, राज्य भी अपने खुद की पंचवर्षीय योजना चलाते हैं तो ऊपर से केंद्र वाले कुछ पैसा मदद में भेजते हैं, तो वो ग्रांट्स टू द स्टेट प्लान्स वो कौन तय करेगा? ये लोग। और पहले ये भी ट्रेंड था कि ये डीआरडी और दूसरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को केंद्र वाले डायरेक्टली पैसा देते थे विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन वो सारी मैटर खत्म कर दी 2013 और 2014 से। ये मतलब वो सिस्टम है ही नहीं। खैर, जो याद रखना है कि ऊपर से जो टोटल पैसा आता है तो दो जने, फाइनेंस और प्लानिंग, या फाइनेंस, एक तो फाइनेंस कमीशन और सामने प्लानिंग कमीशन। डेवोल्यूशन ग्रांट, यहाँ पे सेंट्रल वाली स्कीम, स्टेट के 5 ईयर प्लान और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो निकाल दिया गया। कुल मिला के जो पैसा आता है ऊपर से सभी राज्यों को कुल मिला के कितना पैसा मिला? मान लो 100 करोड़ मिला होगा, तो उसमें से 48 करोड़ ऐसा होगा जो फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पे दिया गया, और 52% ऐसा होगा जो प्लानिंग कमीशन और आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत दिया हुआ। पिछले सालों में ये ट्रेंड चलता था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो 42% वाली बात टैक्स में चल रही है। ओवरऑल टोटल जो आ रहा है पैसा उसका तो ये माइनर हिस्सा है, और वो मेजर हिस्सा था प्लानिंग कमीशन। वाईवी रेड्डी को इसमें मजा नहीं है। उसने बोला कि ये अपना माइनॉरिटी में क्यों है? फाइनेंस कमीशन बोले वो उस हिसाब से मेजोरिटी ऑफ द फंड शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। इसके उसने कारण दिए। फर्स्ट थिंग, हम जो भी पैसा दिलवाएंगे राज्यों को, इट विल बी फॉर्मूला बेस्ड अनकंडीशनल ट्रांसफर। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन वाले जो भी पहले लगवा देते पैसा, कैसे कि कई स्कीम ऐसे कंडीशनल ट्रांसफर और कंट्रीब्यूशन राज्य को भी देना पड़ेगा कि 90% यूनियन विल कंट्रीब्यूट, 10% आप देंगे, और फिर ये स्कीम चलेगी वो भी हमारे लीडर के नाम पे। उसी प्रकार कई बार 75-25। अब आप समझिए कि इस प्रकार अगर राज्यों को पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो हर एक राज्य की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर केरला के अंदर सीनियर सिटीजन ज्यादा है तो उन्हें हेल्थ स्कीम ज्यादा चालू करनी पड़ेगी। अपने गुजरात में अगर बच्चे ज्यादा है तो हमें एजुकेशन स्कीम में ज्यादा उस टाइप की स्कीम लगानी चाहिए। यहाँ तो ऊपर से बोल दिया कि ये वाली स्कीम, ये वाली, और इतना इतना पैसा देना है, तो एक ही चाबुक से आप सबको हाथ रहे थे, वन साइज फिट्स ऑल, ये गलत रहा है। एडिशनली राज्य भी अपना बजट बनाते हैं तो प्लान वगैरह सोच के कुछ आंकड़े उन्होंने एडजस्ट किए होंगे, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि फिर अगस्त महीने में या कहीं भी चुनाव आने हो तो उसके पहले केंद्र सरकार अपने लीडर के नाम पे कोई नई स्कीम अचानक से चालू कर देगी, और राज्यों को कंपल्स किया जाएगा कि भाई आप 10%, 25% कम उस पर कंट्रीब्यूट करो, तो राज्य का अपना बजट कैलकुलेशन भी गड़बड़ा जाता है। इस कारण से यहाँ पे जो पैसा दिया जाए कंडीशनल ट्रांसफर, दोज आर नॉट गुड। फाइनेंस कमीशन बोले उस प्रकार से ज्यादा पैसा नीचे भेजना चाहिए है। तो फाइनेंस कमीशन और वो जो अपना काम करता था टैक्स डेवोल्यूशन अंडर द आर्टिकल 280, सबसे पहला वो तय करेगा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कुल मिला के कितना देना है। वो तो हमको पता 42%, लेकिन 42% किसका, कौन कौन से टैक्स में भाग देना है, कौन से टैक्स में भाग नहीं देना है, ये अपने को पता होना चाहिए। पहले तो वो वाले टैक्स जिसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को भाग नहीं देना है फाइनेंस कमीशन के मुताबिक। फर्स्ट इज अंडर आर्टिकल 268। ये ऐसे टैक्स है जो केंद्र के नाम पे लिए जाते हैं बट दे आर कलेक्टेड एंड केप्ट बाय द स्टेट्स। इसमें क्या आता है? एक तो स्टैंप ड्यूटीज ऑन चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर ट्रांसफर। सेकंड, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स। इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो इन थियरी वो रहता है यूनियन का, बट इट इज कलेक्टेड एंड केप्ट बाय द, या कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। मतलब कि वो पैसा नहीं जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो अगर वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में गया ही नहीं तो फिर फाइनेंस कमीशन कोई रेकमेंडेशन उस पर दे नहीं सकता। याद ये रखना है कि कौन से टैक्स पे एफसी का रेकमेंडेशन नहीं होगा, 268 वाले। और मैं इस प्रकार से याद रखता हूँ एक्सडीओ। एक्सडीओ क्यों? बिकॉज इट इज अ टॉयलेटरी प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल। अल्कोहल इसलिए यूज होता है कि वो हवा में जल्दी वेपोराइज हो जाए और उसकी पूरी फ्रेगनेंस फैलती रहे। सो सच प्रोडक्ट उस पर भी लगेगा, और एडिशनली स्टैंप ड्यूटी। इस पे जो पैसा आएगा वो फाइनेंस कमीशन बोल नहीं सकता कि इसको इतना दो, ये इट इज आउटसाइड देयर परव्यू। सेकंड थिंग, अंडर आर्टिकल 269 टैक्स इज लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट्स। इसमें आता है इंटर स्टेट कॉमर्स। एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई चीज जा रही हो तो उस पर जो टैक्स लगाती है केंद्र सरकार, ये टैक्स का नाम है सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST।
बट इन प्रैक्टिकल ये तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस वाले स्टेट को ये पैसा मिल जाता है। यहाँ पे ईबे लोगो में याद रखता हूँ, क्यों? मान लो मैंने ईबे के जरिए महाराष्ट्र की किसी ट्रेडर से कुछ चीज यहाँ पे मंगवाई तो स्वाभाविक उस पर लगेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट इट बिलोंग्स टू द एक्सपोर्टर स्टेट, कौन? महाराष्ट्र। तो यहाँ पर भी आप सोचो कि वो अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बोला था कि सेंट्रल सेल्स टैक्स की आप तो डैश डैश कर देते हैं, है ना? तो मतलब वो कंसोलिडेटेड फंड में वो पैसा होगा ही नहीं, तो फिर एफसी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करवाएगा? तो दिस इज ऑल्सो आउटसाइड द परव्यू। अब तो फिर एफसी कौन से टैक्स का भागीदारी करवाएगा? वन इज कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी हाँ, सर्विस टैक्स हाँ, कस्टम ड्यूटी हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हाँ, वेल्थ टैक्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एबोलिश हो गया। केलकर ने करवाया होगा क्या 13 में कमीशन में? हाँ करवाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो वो था, अभी नहीं है। तो ये सारे टैक्स में जो केंद्र सरकार को आवक हुई उसमें से उसने हिस्सा देना पड़ेगा। कुल मिला के कितना? 42%, जिसमें से हिस्सा मतलब वो पूरा मैटर लागू ही नहीं पड़ता। आउटसाइड द परव्यू ऑफ फाइनेंस कमीशन शेयरिंग फॉर्मूला कौन कौन से? आर्टिकल 268 उसमें हमने देखा, एक तो स्टैंप ड्यूटी वाला मैटर और डिओड्रेंट, वो मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन। फिर ये सर्विस टैक्स जो लगाया गया अंडर द आर्टिकल 268A, सर्विस टैक्स तो हाँ वो तो शेयर करना पड़ेगा, लेकिन हमने आगे भी बात करी कि ये वो आर्टिकल का प्रोविजन जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो मतलब वो राज्य अपने को केंद्र को सर्विस टैक्स देती, वहां से कुछ आ नहीं रहा है तो उनको वापस क्यों दे? तो ये भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। बाकी सारे राज्यों के साथ वो शेयर करना पड़ेगा। हाँ। थर्ड, अंडर आर्टिकल 269 हमने देखा इंटर स्टेट कॉमर्स के ऊपर जो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है, आप याद करोगे ईबे लोगो, तो वो भी आउटसाइड द परव्यू। फिर केंद्र सरकार जो सेस लगाती है, टैक्स प्लस सरचार्ज का जो रकम बना उसके ऊपर ये एजुकेशन सेस, रोड सेस वगैरह, वो पूरा मैटर आता है अंडर द आर्टिकल 270। वो सारा भी केंद्र सरकार राज्यों के साथ शेयर नहीं करेगी फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। और आर्टिकल 271 उस हिसाब से जो सरचार्जेस लगाए जाते हैं, और सरचार्जेस हमको पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे, बट दे आर ऑल्सो नॉट शेयर्ड विद द स्टेट अंडर फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। हाँ वो हो सकता है कि ये सारा पैसा सरकार को स्कीम चालू करके वो प्लान ट्रांसफर के नाम पे कुछ दिया तो बट फाइनेंस कमीशन की जो फॉर्मूला थी 42% वो यहाँ पे लागू नहीं होती है। खैर, तो जो एफसी उसका टैक्स डिवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, और दो टाइप के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे हमारा फोकस है कि ऊपर से नीचे कितना बेचना है, 42% बेचना है। तो मतलब ऊपर बैठिए केंद्र सरकार और नीचे राज्य। और केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा इनको नहीं देना है? वो सेस वाला पैसा, मतलब आर्टिकल 270, सरचार्ज वाला पैसा मतलब 271, फिर ये 268, 269 हमने देखा, और सर्विस टैक्स जम्मू कश्मीर को नहीं देना है। इसके अलावा जो भी टैक्स हैं, ऑल द सेंट्रल टैक्सेस, मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए किया है इसको कैविएट बताने के लिए कि सभी सेंट्रल टैक्सेस हाँ भाई, लेकिन देयर आर सम एग्जेम्पशन, ये वाले। इसके अलावा जितने भी टैक्स हैं इसको हम बोलेंगे डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। उसमें से फाइनेंस कमीशन बोले उतना पैसा ऊपर से नीचे देना पड़ेगा। 12 फाइनेंस कमीशन अंडर सी रंगराजन वो बोल के गया 30.5% देना। 13 फाइनेंस कमीशन अंडर विजय केलकर वो बोल के गए 32% देना। और 14 फाइनेंस कमीशन अंडर वाईवी रेड्डी वो बोल के गए 42% देना। ठीक है, ऊपर से पैसा इतना नीचे आना चाहिए। फिर अभी आगे बात करेंगे कि इनको इंडिविजुअली कितना मिलना चाहिए हॉरिजॉन्टल, वो अभी आगे स्लाइड में आएगा। हम अपने मॉर्निंग लेक्चर से वो टेबल उठा के वापस देखें, ग्रॉस वर्सेस नेट हमने फर्क देखा था कि केंद्र सरकार को कुल जो पैसा मिला टैक्स में वो था ग्रॉस टैक्स, उसमें डिजास्टर फंड का निकालो, एफसी द्वारा दिया गया राज्यों का हिस्सा निकालो, और फिर बचा वो केंद्र सरकार का था नेट टैक्स रेवेन्यू। तो ये वाला था ग्रॉस, और राज्यों का हिस्सा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप समझो कि फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 13वें फाइनेंस कमीशन में ये होना चाहिए कि मैं इस नंबर को डिवाइड करूं इस नंबर से, तो मेरे को जवाब क्या मिलना चाहिए? 32% है ना, केलकर 32 बोल के गए। और इधर स्टेट का शेयर ये वाला, इसे मैं यहाँ पे डिवाइड करूं दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे को नंबर मिलना चाहिए 42। बट अगर आप एक्चुअली इसका डिवीजन करो तो आपको मिलेगा 26 और 36। ऐसा क्यों? सेस और सरचार्ज शेयर नहीं किया गया, आप समझे? उस कारण रियल में तो वो ये 30 और 42, बट किसका? ओनली यहाँ पे याद रखना डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, और ये स्टार मतलब ये वाली मैटर नहीं। खैर, तो मतलब यूनियन ने अब 2015 से बीच में 42% नीचे देना पड़ेगा राज्यों को। अब दूसरा सवाल कि हाँ इतना दे दिया, इंडिविजुअल राज्य को, यूपी को कितना दोगे, गुजरात को कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कौन तय करेगा और क्या फॉर्मूला बनाए? तय कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन। कैसे करेगा?
अलग अलग उसने क्राइटेरिया बनाए हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया में अलग अलग पैरामीटर जो रखे, एक एक राज्य के ये नंबर आप जोड़ते जाइए कि उनकी 1971 के अंदर आबादी कितनी थी सेंसस के मुताबिक, और अपने 2011 के सेंसस के मुताबिक और आबादी कितनी बढ़ी या डेमोग्राफिक चेंज जो आया। इन दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से आप नंबर जोड़ते रहो। दोनों को कंसीडर क्यों करना चाहिए, वरना फिर ये होगा कि जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को ज्यादा जोर दिया वो ऐसे राज्यों को आगे चल के उनकी आबादी एकदम कम हो गई हो, और आप ये बोलो कि हम तो 2011 का आंकड़ा देखेंगे तो अच्छे वाले राज्य रह जाएंगे और वो फालतू खाटे वाले आप पता है कौन से ढेर सारा माल उनको मिल जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर नॉट परसुइंग द फैमिली प्लानिंग पॉलिसी और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। सेकंड थिंग, अंडर डेवलप्ड जो राज्य है बिहार उड़ीसा, तो स्वाभाविक वहां से आउट माइग्रेशन बहुत होता है। तो अगर आप ये बोलो कि हम तो 2011 का आंकड़ा देखोगे और उस हिसाब से वहां से बाहर से रहे लोग बाहर हैं, तो हो सकता है उनको शेयर कम मिले। उस कारण 71 का आंकड़ा भी देखना चाहिए। देयरफॉर बाय डिफॉल्ट जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे प्रेसिडेंट द्वारा, तो प्रेसिडेंट ने तो ये बोला था कि 71 का आंकड़ा आप देखिएगा, लेकिन रेड्डी ने ये बोला कि नहीं, वो नहीं, दोनों आंकड़े देखने पड़ेंगे, 71 भी और 2011 भी। याद ये इसलिए रखना है, एमसीक्यू में परेशान कर सकता है। तो एक तो वो बात हुई, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप एक पैरामीटर वो रहेगा। सेकंड थिंग, फीजल कैपेसिटी या फिर इनकम डिस्टेंस, ये कैसे काउंट करेंगे। हर एक राज्य का आप जीएसडीपी निकालो, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी उनका उत्पादन हुआ, और उनकी आबादी के साथ उसको डिवाइड करो, तो पर कैपिटा आपको मिल जाएगा कि कितना उत्पादन हो रहा है। और उस हिसाब से हाईएस्ट रैंकिंग जिनको मिलेगा, टॉप 3 है गोवा, सिक्किम, हरियाणा। तो ऐसे मतलब कि दमदार राज्य, उनके कंपेयर टू दैट आपका राज्य, उसकी फीजल कैपेसिटी कितनी है या फिर आपका इनकम डिस्टेंस कितना है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होएगा आपको उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। ज्यादा इसलिए मिलेगा बिकॉज फेडरलिज्म में ये चाहिए कि प्रोग्रेसिव हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन हो। आप वो समझो प्रोग्रेसिव टैक्स वाली बात कि अमीरों से ज्यादा लेंगे और गरीब कल्याण में फिर, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कि टैक्स तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार ले रही है, लेकिन आ कहाँ रहे थे, अलग अलग राज्यों से, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह से लोग दे रहे हैं और ऊपर जा रहा है। लेकिन उसमें से फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन वापस करना हो तो उस हिसाब से करना हो कि गरीब वाले या पिछड़े राज्यों को और मिले। दिस विल चेक अगेंस्ट द इनकम एंड रीजनल इम्बैलेंस। वरना ये होगा कि आप ये बोलो कि जो एकदम टॉप राज्य है उसको हम ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे और गरीब राज्य को और कम, देन इनइक्वालिटी विल कीप राइजिंग और ये नक्सलवाद समस्या और बढ़ती जाएगी। लेकिन पिछले वाले जो फाइनेंस कमीशन थे उसके हिसाब से रेड्डी का फाइनेंस कमीशन इट इज लेस प्रोग्रेसिव। आप अगर ग्राफ बना के चेक करो तो पता चलेगा कि पिछले वालों ने गरीब राज्यों को ढेर सारा परसेंटेज वाइज दिया होगा कंपेयर टू द अमीर राज्य। रेड्डी ने ऐसा नहीं किया है, वो गरीब राज्यों को दिया तो है बट इतना भी नहीं दिया था जो पहले दिया जा रहा था। सो इट इज लेस प्रोग्रेसिव देन द प्रीवियस फाइनेंस कमीशन। खैर हम वापस आए कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में 5 पैरामीटर पकड़ने थे। पहला तो हमने देखा 71 की पॉपुलेशन देखो, 2011 के सेंसस मुजब उसमें क्या डेमोग्राफिक चेंज है वो देखो। तीसरा पैरामीटर इनकम डिस्टेंस की आप टॉप जो पर कैपिटा जीएसडीपी वाले स्टेट हैं उनकी से आप कितने दूर है, जितने पिछड़े उतना आपको ज्यादा पैसा देंगे, तो ये थर्ड पैरामीटर। फिर एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा तो उस हिसाब से स्वाभाविक उसको मिलना चाहिए। एंड लास्टली फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में आपके यहाँ अगर फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा आपके राज्य में तो आपको पैसा ज्यादा दिया जाएगा। रीजन, जितना फॉरेस्ट कवर ज्यादा है तो इट इज वन टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि जंगल काट के आप वहां पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अगर फैक्ट्री लगा सकते तो फिर वहां से आपको है ना टैक्स में पैसा मिल सकता था, बट दो स्टेट कैन नॉट डू दैट। तो फॉरेस्ट कवर अगर आपका ज्यादा होगा तो उस हिसाब से आपको ज्यादा पैसा देंगे। तो 5 पैरामीटर क्या है, पॉपुलेशन 71, 2011 की, इनकम डिस्टेंस, एरिया और फॉरेस्ट कवर। अब इन पैरामीटर के हिसाब से वेट असाइन किए गए हैं। इनकम डिस्टेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है, 50% वेट दिया, एरिया को 15%, फॉरेस्ट कवर को 8%, पॉपुलेशन को 71 वाली थी उसको 17% और डेमोग्राफिक चेंज को 10%। तो इस हिसाब से आप हर एक राज्य के आंकड़े जोड़ते रहो तो गुजरात का एक आंकड़ा बनेगा, राजस्थान, महाराष्ट्र सबका, और इस हिसाब से फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि ऊपर से जो ढेर सारा पैसा आया 42% के नाम से, उस पे एक एक राज्य को आप कितना देंगे। ये अपने को एमसीक्यू में परेशान कैसे कर सकता है,
कि 14 कमीशन ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दिखाया है और 13 वालों ने केलकर क्या करके गए थे, उन दोनों के पैरेलल कंपैरिजन और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा करके कोई सवाल बन सकता है। तो हम दोनों को देख लें कि केलकर का 13 कमीशन उसने क्या फॉर्मूला बनाया था और ये अपने रेड्डी 14 कमीशन वो क्या बना के गए। क्या 71 का पॉपुलेशन काउंट किया था केलकर ने? यस, लेकिन उसको बहुत ज्यादा वेट दिया था। रेड्डी ने तो बहुत कम कर दिया उसके अनुपात में। 2011 की पॉपुलेशन को देखा था क्या केलकर ने? नहीं, उसने उसको कोई वेट नहीं दिया था। यहाँ पे हमने देखा रेड्डी ने 10% वेट दिया। आगे बात, फीजल कैपेसिटी जो थी कि खाते पीते राज्यों से आप कितने दूर हैं, केलकर ने उसको 47.5% वेट दिया था, इसने उससे थोड़ा बढ़ा दिया है। मतलब ये तो दोनों जगह लागू है। पॉपुलेशन 2011 की रेड्डी नया लेके आए। फिर एरिया की बात, ज्योग्राफिकल एरिया केलकर ने लगाया था, हाँ, लेकिन रेड्डी ने उसको ज्यादा वेट दे दिया। और बात फॉरेस्ट कवर, तो केलकर ने फॉरेस्ट कवर का कोई प्रोविजन बोला ही नहीं था, ये तो अपने रेड्डी 14 कमीशन में पहली बार लेके आए। और फिजल डिसिप्लिन, फिजल डिसिप्लिन इस हिसाब से कि आपका राज्य एफआरबीएम में जो उसको टारगेट दिए गए कि आप फिजल डेफिसिट कम कराओ, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम करो, तो उसमें आपने कितना अच्छा काम किया उस हिसाब से वेटेज दिया जाए। जिसने अच्छा काम किया उसको ज्यादा पैसा देंगे। तो हाँ, केलकर उसको वेटेज देते थे 13 कमीशन में, अपने रेड्डी 14 कमीशन में उसको कोई वो तो कंसीडर ही नहीं किया, तो 0 हो गया। सवाल कैसे निकल सकता है इसमें से? इन हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन फॉर्मूला 14 फाइनेंस कमीशन हैज इंक्लूडेड विच ऑफ द न्यू वेरिएबल्स, नया कौन सा वेरिएबल उन्होंने ऐड किया? सेंसस 1971, सेंसस 2011, फॉरेस्ट कवर, फिजल डिसिप्लिन। क्या होगा जवाब? 2 और 3। सेंसस 2011 लाके, हाँ, फॉरेस्ट कवर। देखिए 71 भी है, लेकिन सवाल क्या पूछा, नया क्या लेके आए? न्यू वेरिएबल, तो वो न्यू में नहीं आया। और फिजल डिसिप्लिन तो कंसीडर नहीं किया, तो 0 हो गया। जवाब होगा ओनली 2 और 3 करेक्ट। खैर, तो इस हिसाब से फिर सभी का रैंकिंग बनाया होगा। तो टॉप गेनर और किसको कितना मिला, आप ये सारे नंबर जोड़ोगे तो टोटल आपको मिलेगा जवाब 100। टॉप जो राज्य है जिनको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश नियरली 18%, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसा करते अपना गुजरात है मेरे ख्याल से 13 नंबर पे। दूसरे भी राज्य हैं, ठीक है। आपने क्या करना होगा, देखिए ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बना गया है सर्विस टैक्स सिवाय की वस्तुओं के लिए, क्योंकि सर्विस टैक्स में आपको पता है जम्मू कश्मीर को वो हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ तो जम्मू कश्मीर काउंट है, कहाँ है? 17 नंबर पे। लेकिन रेड्डी ने एक और भी टेबल बनाया है जिसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी राज्यों को सर्विस टैक्स का हिस्सा कितना देना पड़ेगा। तो मतलब सभी तो रटने की कोई जरूरत नहीं, बट याद ये रखना ये एक अलग होगा और जम्मू कश्मीर को जोड़ के तो वो अलग होगा। एक बात, इकोनॉमिक सर्वे उसका वॉल्यूम 1 और उसका चैप्टर 10, उसमें फिर उसने ये बताया गया है कि टॉप 5 गेनर कौन से, टॉप बॉटम कौन से है, तो ये अपने को देखने को मिले। एडिशनली ये भी कि स्पेशल कैटेगरी में कौन टॉप 5 बॉटम 5, बट एक हद से ज्यादा फिर रट्टा मारोगे तो वो याद भी नहीं रहेगा, कॉस्ट बेनिफिट गेट्स डाउन। लेकिन याद ये रखना है कि आपके राज्यों को इसमें हाउ मच इज गेन्ड और लॉस्ट। गुजरात को यहाँ पे पॉइंट में इतना मिला और आप वो सर्वे में देखोगे तो पता चलेगा पिछले में कितना मिला, तो उस हिसाब से इतना फायदा नुकसान वो देख लेना इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज ठीक है। हाँ, टॉप 5 थोड़ा याद होना चाहिए। नंबर 1 यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। और ठीक, एक और पैरेलल टॉपिक चलता है कि ये 14 फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी ये डिस्टेंस स्टेट के बीच में खत्म कर दिया। ये क्या बात है? 5th फाइनेंस कमीशन ये कंसेप्ट लेके आए कि कुछ ऐसे राज्य जो पिछड़े हैं कोई कारणों से, उनको ये जो सेंट्रल ग्रांट देंगे 275 के मुताबिक और दूसरे टैक्स ब्रेक वगैरह, उनको थोड़ा और फायदा हम कराएंगे क्योंकि वो पिछड़े हैं। ऐसे राज्यों को बोला गया स्पेशल कैटेगरी राज्य, और इसमें जो नहीं आएंगे वो सारे कौन? जनरल कैटेगरी राज्य। ऐसे स्पेशल कैटेगरी राज्य क्या पैरामीटर्स थे कि जिनके हिल एरिया हो, डिफिकल्ट टेरेन, पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो। पॉपुलेशन डेंसिटी लो है तो फिर स्वाभाविक है वहां से टैक्स में कोई आपको दिखेगा नहीं। ट्राइबल पॉपुलेशन इज वेरी हाई, बॉर्डर एरिया में लोकेशन है, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बना नहीं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट्स। और बाय एंड लार्ज द स्टेट फाइनेंसेस आर अनवायबल। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश, मैक्सिमम पोटेंशियल आप कर सकते हो कि भाई वहां से टूरिज्म कुछ बनाओ, माइनिंग भी करना बहुत मुश्किल है, हाइडल पावर तो वो चीन के साथ हमेशा लड़ाई रहती है। तो ऐसे राज्यों में वो टैक्स की वो कुछ भी करे वो इट इज अनवायबल है ना। तो ऐसे राज्यों को फिर स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देके ज्यादा पैसा देना चाहिए। तो पिछले वाले जो फाइनेंस कमीशन थे उनको एडिशनल ये ग्रांट में पैसा, ये टैक्स ब्रेक, ये आपको यहाँ पे सुविधा वो करवाते थे
वाई बी रेड्डी 14 फाइनेंस कमीशन ने ऐसा कुछ किया नहीं, देयरफॉर इट इज सेड कि वो स्पेशल और जनरल का डिफरेंस उन्होंने देखा नहीं। ऐसे स्पेशल कैटेगरी के जो राज्य थे, एमसीक्यू में अगर कोई परेशान करना चाहे तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने शुरुआत में बोले थे 3 थे, आसाम, नागालैंड एंड जम्मू कश्मीर पुराने जमाने में, फिर बढ़ते बढ़ते कुल मिला के हो गए 11, अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। स्पेशल कैटेगरी का फायदा एक तो ये कि ग्रांट में पैसा और मिलेगा और प्लानिंग कमीशन भी इनको और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह में देता जाएगा। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन में ऐसे कुछ प्रावधान किए नहीं गए। अब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इसका भी रैंकिंग दिया कि इनमें से स्पेशल कैटेगरी में टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स कौन से, पर अगर वो सारा रट्टा मारने और पूछे तो वो कॉस्ट बेनिफिट उसका इतना बढ़िया नहीं है। बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ स्पेशल कैटेगरी इसको बोलते हैं और दूसरे बाहर। खैर, हमने अब तक देखा केंद्र सरकार ने कौन कौन से टैक्स, डिविजिबल पूल क्या है और उसमें से 42% देना है, और फिर उसमें एक एक राज्य को कितना मिलेगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की 5 पैरामीटर वाली हमने फॉर्मूला देखी। और मैंने शुरुआत में भी बोला था कि एक आदमी को इसमें मजा नहीं आ रहा है, प्रोफेसर अभिजीत सेन, ही इज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। उसने ये बोला है कि ऊपर से नीचे जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो बोला आपने 42% करना चाहिए, नहीं 42 नहीं करना चाहिए, ओनली 38% करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसने एक एक करके कारण गिनाए हैं। फर्स्ट थिंग, 42 देना पड़ेगा तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार के पास पैसा कम बचेगा, है ना। कम बचेगा तो केंद्र सरकार अपनी खुद के प्लान और स्कीम वो सारा कैसे चलाएगी। ऐसे केस में तो अब क्योंकि एफआरबीएम में हमने देखा कि डेडलाइन भी फिक्स है तो ज्यादा वो उधारी में भी पैसा ला नहीं सकते, तो मतलब कि केंद्र सरकार ने अपने ये प्लान और स्कीम को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। यूनियन विल बी फोर्स्ड टू कट डाउन इट्स स्कीम्स एंड प्लान्स। यहाँ पर भी समस्या है। नरेगा, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये तो लीगली इसके अंदर प्रोविजन किए गए, तो केंद्र सरकार यहाँ पे तो कुछ बड़ी कमी कर नहीं सकती। तो फिर केंद्र सरकार ये करेगी कि दूसरे प्लानों में बंद करवा दो या कम करवा दो। फॉर एग्जाम्पल, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के नाम पे ये केंद्र सरकार बैकवर्ड रीजन, मतलब स्टेट के जो बैकवर्ड इलाके हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ पैसा देती है। पहले देती थी, ये जेटली बजट आया तो उसने तो वो ग्रांट ही पूरी बंद करवा दी। इसके कारण बिहार, उड़ीसा और उसके जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको पैसा मिलेगा नहीं, तो ये नुकसान है। आप काउंटर भी कर सकते हो कि नहीं यार उसको 42 दिएगा तो बिहार के पास और पैसा होगा तो नीति सरकार जाके दे उनको, बट सेन को ये चिंता है कि क्या असल में ऐसा होगा, क्या असल में राज्य सरकार अपने बैकवर्ड इलाकों में पैसा भेजेगी कि नहीं, मुझे शंका है। नेक्स्ट थिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये पीआरआई मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार वाली, उसका पहले बजट होता था 94 करोड़, उसका पहले रहता था 7,000 करोड़, उसको काट के जेटली ने कर दिया ओनली 94 करोड़। तो अब उसके अंदर अब वो बैकवर्ड जिलों को खुद मान लो कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड बंद करा दिया, तो ये पंचायत राज वाले बोलते हैं हम कुछ देंगे, नॉट पॉसिबल। अगेन सारी जिम्मेदारी अब आ जाती है राज्य सरकारों पर कि वो कुछ काम करें, और मुझे शंका है कि वो काम ठीक से नहीं करें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, उसका भी बजट जेटली ने आधा कर दिया, पहले जो चिदम्बरम जितना देते उसे आधा कर दिया। क्यों, नरेगा वगैरह में एक हद से ज्यादा काट नहीं सकते और उसकी मीडिया पब्लिसिटी भी इतनी ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे कृषि विकास में आपने आधा भी कर दिया, देखा होगा कोई नोटिस भी नहीं किया है ना। क्योंकि सारा फोकस रहता है कि नरेगा और ये फूड सिक्योरिटी में, तो सेन को ये चिंता है कि भाई कृषि विकास में अगर पैसा नहीं जाएगा देन हाउ विल यू सस्टेन दैट 4% ग्रोथ टारगेट एग्रीकल्चर में, वो मुश्किल है। और बाय एंड लार्ज ये पूरा हम देखें तो हाँ, टैक्स वाला जो एफसी वाला मुद्दा है कि 42% मिलेगा, बट टोटल एब्सोल्यूट फिगर में आप निकालो कि ऊपर से प्लान और एफसी वाला मिला के टोटल ट्रांसफर जो आता था उसमें से ये बिहार, उड़ीसा वगैरह को जो पैसा मिलता था पहले से उनको पैसा कम मिलेगा। क्या उनकी सरकार विल दे इंक्रीज द फंडिंग फॉर बैकवर्ड रीजन्स एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम देयर ओन बजट? आई डोंट थिंक सो, आई एम डाउटफुल। इस कारण से वो बोल रहे हैं कि इतना सारा पैसा देने की कोई जरूरत है नहीं, केंद्र सरकार ने अपनी जेब में ही रखना चाहिए और वहां से स्कीम चलानी चाहिए। आगे बातें हमने देखा, टोटल ट्रांसफर जो ऊपर से नीचे आती हैं, 2 जने रेकमेंड करते हैं, फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन चला गया, अब ये काम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि नीति आयोग का अभी पिक्चर क्लियर नहीं बना कि वो रेकमेंड क्या करेगी। अब स्वाभाविक है यहाँ पर तो क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने बोला कि केलकर 32 बोल के गया था, रेड्डी बोलते हैं 42%, तो स्वाभाविक है ऊपर से पैसा नीचे ज्यादा आएगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। आप अगर नंबर निकालोगे पता चलेगा 1.41 लाख करोड़ पहले से ज्यादा नीचे जाएगा। लेकिन सामने
स्वाभाविक है जो प्लान एक्सपेंडिचर के नाम पे केंद्र सरकार राज्यों को देती, उसमें जेटली ने कटौती कर दी 1.34 लाख। तो यहाँ थोड़ा बड़ा है और यहाँ बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो आप नेट निकालो तो बहुत बड़ा भी फायदा दिखेगा नहीं। टोटल ट्रांसफर जो मैंने बोला एफसी वाला भी और ये प्लान से भी जो आएगा, 2014 में कुल मिला के गया था 7.4 लाख करोड़। 2015 के आंकड़े जोड़ो तो आपको पता 7.6 लाख। तो मतलब ज्यादा कितना बढ़ा, हार्डली 4% इंक्रीज हुआ। टोटल जो पैसा आता था मतलब एफसी वाला और प्लानिंग वाला मिलाकर हार्डली 4% इंक्रीज। तो जो आप पब्लिसिटी कर रहे हो कि 32 का 42 हो गया, रियली तो बहुत रिफॉर्म नहीं किया गया है। देयरफॉर ये सारी इसकी क्रिटिसिज्म है। और अभिजीत सेन अपने क्या रिकमेंडेशन उन्होंने दी। फर्स्ट थिंग, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन जो बोल रहे हैं रेड्डी 42%, आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद दैट। आई से ओनली 38% ही दो टैक्स डिवोल्यूशन, बाकी का पैसा आप प्लान वाला जो मैटर है उस हिसाब से देते रहो। कंटिन्यू द प्लान ट्रांसफर यूजिंग गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। ये काम तब तक करो जब तक ये नीति आयोग प्लान ट्रांसफर के पैसे पे कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, वो पिक्चर क्लियर हो ना जाए, तब तक ये गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला हिसाब से केंद्र सरकार राज्यों को प्लान में पैसा देती रहे। जब दिसंबर 2014 में रेड्डी ने अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजा तो इसने अपना डिसेंट नोट भी, मुझको ये हमें आना थी सहमत न थी वो आपको मारी हकीकत में याद होगा, नर्मद हमें आना पर सही कर ही सकता न थी सेम। तो इसने अपना डिसेंट नोट भेज दिया, लेकिन जेटली ने उसे नहीं माना है। उसने रीजन ये दिया कि चेयरमैन प्लस 4 मेंबर और उसका ये पार्ट टाइम, तो मेजोरिटी तो रेड्डी के सहमत में है कि 42% वाला मैटर सही है। तो हाँ, इनकी डिसेंट नोट हम रिकॉर्ड पे लेंगे बट इसको हम लागू नहीं करेंगे। हम तो कहाँ पे चलेंगे, 42% अपने ये रेड्डी साहब जो बोल गए वो करेंगे। खैर, अपने को ये मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में कैसे परेशान कर सकता है। स्टेटमेंट इज 14th फाइनेंस कमीशन हैज डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स फेडरलिज्म। असली फेडरलिज्म तरफ जाने के लिए इसने धक्का दिया रेड्डी वाले कमीशन ने। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस, नो, जस्टिफाई योर स्टैंड। अग्री करना हो तो आप बोल सकते हो कि अनटाइड फंड जो 42% दिए गए, तो मतलब ये कंट्रीब्यूट करना था, वो सेंटर स्पॉन्सर की वो मैटर चली गई। अनटाइड फंड दिए गए मतलब ट्रू फेडरलिज्म है। राज्यों को छूट है, आपको जिस योजना में योग्य लगे आप अपनी तरह से खर्चा करो। प्रो आर्ग्यूमेंट में वो सारी मैटर आप दे सकते हो। एंटी में बोलना हो कि नहीं मुझे ये स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, तो आप सारी बातें बोल सकते हो जो सेन बोल के गए कि केंद्र सरकार ने प्लान ट्रांसफर वाला पैसा कम कर दिया और हमें शंका है कि अब बैकवर्ड राज्यों में उनकी सरकार मान लो कि अगर डेवलपमेंट नहीं कर पाई, देन द गैप बिटवीन द रिच स्टेट्स एंड पुअर स्टेट्स इट विल इंक्रीज। और फेडरलिज्म कब हो सकता है कि सभी राज्य खाते पीते हो, अच्छा डेवलपमेंट दिखे। यहाँ पर फिर इट विल क्रिएट फॉल्ट्स इन दिस फेडरलिज्म। एडिशनली हमने ये देखा हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला में फॉरेस्ट कवर होगा, एरिया होगा, इस हिसाब से इसमें भी अगर आप चाहे तो फॉल्ट निकाल सकते हो कि आपने फिजिकल डेफिसिट वो डिसिप्लिन वाला मैटर क्यों उसको प्रावधान नहीं दिया, है ना। फिर एरिया के अंदर छोटे राज्यों को नुकसान हो रहा है, इनकम डिस्टेंस ये वो करके आप निकाल सकते हो जो भी। ठीक है, आप मुद्दे सेट करके 150 शब्दों में आराम से ये जवाब बनाया जा सकता है।